प्रश्नावली 3.1 पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। आपको बताना है कि इन आकृतियों में से कौन कौन से साधारण वक्र हैं, बी साधारण बंद वक्र हैं, सी इनमें से कौन कौन से बहुभुज हैं, डी और जो बहुभुज हैं उनमें से कौन कौन से उत्तल बहुभुज हैं और कौन कौन से अवतल बहुभुज हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हम जानेंगे कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, या बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज क्या होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न का पहला भाग शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा वक्र साधारण वक्र है। तो साधारण वक्र वे होते हैं जो पेन या पेंसिल की नोक को हटाए बिना खींचे जा सकते हैं और अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटते हैं। तो पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति पेन या पेंसिल की नोक को हटाए बिना खींची जा सकती हैं और ये अपने आप को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं। इसीलिए ये आकृतियां साधारण वक्र अर्थात सिंपल कर्व कहलाएंगी। और तीसरी आकृति को हम पेन या पेंसिल की नोक को हटाए बिना पूरी आकृति नहीं बना सकते हैं। बाहर के वृत्त को खींचने के बाद हमें पेन या पेंसिल उठानी पड़ेगी, उसके बाद हमें अंदर का वृत्त खींचना होगा, इसलिए यह वक्र नहीं है। और चौथी आकृति में इस वक्र को हम पेन या पेंसिल की नोक को हटाए बिना खींच सकते हैं, परंतु यह वक्र अपने आप को कुछ बिंदुओं पर काट रहा है, जैसे कि इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। तो जो वक्र अपने आप को काटता है वह साधारण वक्र नहीं होता है, इसलिए चौथी आकृति साधारण वक्र नहीं है। और सातवीं आकृति भी अपने आप को इन दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए यह भी सरल वक्र नहीं है। तो सरल वक्र कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ऐसा साधारण वक्र जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं साधारण बंद वक्र कहलाता है, अर्थात यह वक्र जहाँ से शुरू होता है वहीं पर समाप्त भी होता है। तो यदि हम पहली आकृति को देखें तो यह एक बंद वक्र है, क्योंकि आप इसे जहां से शुरू करेंगे वहीं पर यह समाप्त भी होगा। और दूसरी आकृति भी साधारण बंद वक्र है, पांचवी आकृति भी साधारण बंद वक्र है और छठी और सातवीं भी साधारण बंद वक्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी वही होगा जो ए का उत्तर था। तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। सी आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से बहुभुज अर्थात पॉलीगन्स हैं। बहुभुज की परिभाषा है केवल रेखा खंडों से अर्थात लाइन सेगमेंट्स से बने हुए साधारण बंद वक्र को ही पॉलीगन्स कहते हैं। तो साधारण बंद वक्र 1, 2, 5, 6, 7 हैं। हम इनमें से ही देखेंगे कि कौन कौन से केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियां हैं। रेखाखंड आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने यह एक रेखाखंड खींच लिया है। तो इस प्रकार की आकृतियों से बने हुए साधारण बंद वक्र ही पॉलीगन्स होंगे। तो पहली आकृति केवल रेखाखंडों से बनी है और साधारण बंद वक्र है, इसलिए यह पॉलीगन है। इसी प्रकार जो दूसरी आकृति है यह भी केवल रेखाखंडों से बनी है और साधारण बंद वक्र है, तो यह भी बहुभुज है। तीसरे और चौथे साधारण बंद वक्र नहीं है, इसलिए हम इन पर विचार ही नहीं करेंगे। पांचवी आकृति साधारण बंद वक्र तो है, लेकिन यह केवल लाइन सेगमेंट्स अर्थात रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसलिए यह पॉलीगन यानी बहुभुज नहीं है। छठी आकृति में हम देख रहे हैं कि यह साधारण बंद वक्र है,
लेकिन यह केवल रेखाखंडों से नहीं बनी है। इसमें दो रेखाखंड हैं और ऊपर और नीचे से दो चाप हैं, इसीलिए यह बहुभुज नहीं है। और जो सातवीं आकृति है इसमें दो रेखाखंड हैं और एक चाप है, तो यह केवल रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसलिए यह भी बहुभुज नहीं होगी। तो सी भाग का उत्तर होगा पहला और दूसरा। डी आपसे पूछा गया है उत्तल बहुभुज, तो बहुभुज केवल दो हैं, पहला और दूसरा। हमने बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो उत्तल बहुभुज उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो और उसका जो विकर्ण अर्थात डायगोनल है वह बहुभुज के अंदर ही स्थित हो, तथा अवतल बहुभुज उसे कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है और जिसका विकर्ण बहुभुज के बाहरी भाग से होकर जाता है। तो यदि हम दूसरी आकृति को देखें तो इसका जो प्रत्येक कोण है यानी अंतः कोण है वह 180 अंश से छोटा है तथा इसके दो विकर्ण होंगे, ये दोनों विकर्ण इसके भीतरी भाग में हैं, इसलिए दूसरी आकृति उत्तल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज का उत्तर होगा 2। पहली आकृति में जो आपको यह अंतः कोण दिख रहा है यह 180 अंश से बड़ा है और इस बहुभुज का एक विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है यह इसके बाहरी भाग से होकर जा रहा है, इसीलिए यह एक अवतल बहुभुज है। तो ई भाग का उत्तर आप लिखेंगे पहली आकृति अवतल बहुभुज होगी। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज, एक समषटभुज, एक त्रिभुज। तो आइए पहले हम इन आकृतियों को खींचते हैं, उसके बाद जानते हैं कि इनमें कितने विकर्ण होंगे। तो पहली आकृति एक उत्तल चतुर्भुज की है और दूसरी आकृति एक समषटभुज की है और तीसरी आकृति एक त्रिभुज की खींची गई है। अब हम देखते हैं कि इनमें कितने विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण का मतलब होता है बहुभुज के दो क्रमांगत शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड होता है उसे विकर्ण कहते हैं। जैसे कि ए का क्रमांगत शीर्ष बी और डी हैं, तो इन शीर्षों को आप नहीं मिलाएंगे, ये पहले से ही मिले हुए हैं और चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो आप ए को सी से मिला सकते हैं। तो जब हम ए को सी से मिलाएंगे तो हमें चतुर्भुज का पहला विकर्ण प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम बी को डी से मिलाएंगे तो हमें इसका दूसरा विकर्ण प्राप्त होगा। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण प्राप्त हो रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा उत्तल चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है समषटभुज। तो हम बिंदु ए से विकर्ण खींचना आरंभ करते हैं। ए से बी पहले से ही मिला हुआ है जो कि षटभुज की भुजा है। ए को हम सी से मिला सकते हैं तो एक विकर्ण यह प्राप्त हुआ। फिर हम ए को डी से मिला सकते हैं, दूसरा विकर्ण यह होगा। ए को ई से मिलाने पर तीसरा विकर्ण प्राप्त होगा। तो ए से आप तीन बिंदुओं को मिला सकते हैं। इसी प्रकार अब हम बी से देखते हैं। बी से हम डी को, ई को और एफ को मिला सकते हैं तो तीन विकर्ण ये प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं सी से हम ए को मिला सकते हैं जो कि पहले से ही मिला हुआ है। सी से अब हम एफ और ई को मिला सकते हैं। तो सी से ई और एफ को मिलाने पर दो विकर्ण ये प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं डी से हम बी, ए, एफ को मिला सकते हैं। बी और ए पहले से ही मिले हुए हैं, अब रहा केवल डी से एफ को मिलाना। तो एक विकर्ण हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए से तीन विकर्ण, बी से तीन विकर्ण और बिंदु सी से दो विकर्ण और डी से एक विकर्ण, अर्थात कुल 9 विकर्ण हम खींच पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समषटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। सी त्रिभुज। तो आपके सामने एक त्रिभुज है ABC। तो इस त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष एक दूसरे का क्रमांगत शीर्ष है, अर्थात क्रमांगत शीर्षों के अलावा त्रिभुज में कोई भी अन्य शीर्ष
नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है, अर्थात त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि एक उत्तल चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक उत्तल चतुर्भुज खींचना होगा। तो ABCD एक चतुर्भुज हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि एक उत्तल चतुर्भुज है। अब हमें इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। हालांकि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, लेकिन वह सूत्र आपने अभी नहीं पढ़ा है। अभी तक आपने पिछली कक्षाओं में केवल इतना पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए अब हम इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करेंगे। इसके लिए हम AC या BD किसी भी एक विकर्ण को मिला सकते हैं। तो चलिए हम B और D को मिलाते हैं। तो B और D को मिलाने पर अब आप देख रहे हैं यह चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभाजित हो चुका है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD। चलिए ABD को हम त्रिभुज 1 नाम दे देते हैं और BCD को त्रिभुज 2 नाम दे देते हैं। तो ABD के कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार BCD के अंतःकोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर त्रिभुज 1 के कोणों का योग प्लस त्रिभुज 2 के कोणों का योग। अब त्रिभुज 1 के कोणों का योग 180 अंश होगा और त्रिभुज 2 के कोणों का योग भी 180 अंश होगा। तो आप 180 और 180 को जोड़ेंगे तो यह आपको 360 अंश प्राप्त होगा। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है। अब हमें यह जानना है कि क्या उत्तल के अलावा अन्य चतुर्भुज यानी अवतल चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग भी 360 होता है। तो इसके लिए हम एक अवतल चतुर्भुज PQRS खींच लेते हैं। अब हम इस चतुर्भुज को भी 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया PQS और दूसरा त्रिभुज RQS। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अवतल चतुर्भुज के कोणों का योग बराबर हो जाएगा त्रिभुज PQS के कोणों का योग प्लस त्रिभुज RQS के कोणों का योग। तो PQS के कोणों का योग आ जाएगा 180 और RQS के कोणों का योग भी आएगा 180। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 360 अंश। तो आप देख रहे हैं कि अवतल चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग भी 360 अंश है। तो प्रश्न का जो दूसरा भाग है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो इसका आंसर होगा हाँ। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो भी उसके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने यह जाना कि किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।